साल 2045 कलयुग अपनी आखिरी उखड़ती हुई सांसें ले रहा था। हवा में एक ऐसी जहरीली राख तैर रही थी जो पिछले 50 सालों से जमीन पर नहीं गिरी थी। एक ऐसी धुंध जिसमें इंसान ने अपना अस्तित्व और अपना गुरूर दोनों छिपा रखे थे। आसमान का रंग अब नीला नहीं बल्कि एक बीमार जंग लगे लोहे जैसा लाल हो चुका था, जैसे ब्रह्मांड खुद इस धरती को देखकर खून के आंसू रो रहा हो। समुंदर जो कभी इस सृष्टि को जिंदगी दिया करते थे, अब काले, गाढ़े और बिल्कुल खामोश थे। उन लहरों में अब शोर नहीं था, बल्कि एक ऐसी उदासी थी जो मौत से भी ज्यादा भयानक लगती थी। इंसान ने आसमां को छूने वाली चमत्कारी इमारतें तो बना ली थीं, लेकिन उन इमारतों के अंदर रहने वाली इंसानियत कब की सूख कर मर चुकी थी। रिश्ते, जज्बात और भरोसा, ये सब अब सिर्फ डिजिटल आर्काइव्स में दबे हुए पुराने शब्द बनकर रह गए थे, जिन्हें कोई पढ़ना नहीं चाहता था। दुनिया को लग रहा था कि ये बस एक आम क्लाइमेट कोलैप्स है, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज शायद किसी नई मशीन या एआई से निकल आएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये आम तबाही नहीं थी, ये समय के चक्र के घूमने की आहट थी। जब पाप और अनाचार का घड़ा अपनी सीमा को पार कर जाता है, तब प्रकृति बदला नहीं लेती, बल्कि समय खुद अपने नियम तोड़ने पर मजबूर हो जाता है। और इस आखिरी मरते हुए शहर की जमीन से हजारों फुट नीच एक अंधेरे बंकर में आर्यन अकेला बैठा था। आर्यन कोई आम साइंटिस्ट नहीं था, वो इस मरते हुए युग का आखिरी इतिहासकार और आखिरी उम्मीद था। उसने मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और बाकी सभी आधुनिक विज्ञान को बारसन पहले कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। उसका मानना था कि इंसान पिछले 100 सालों से गलत दिशा में भाग रहा है। वो उन पुराने सत्ते हुए ताड़ पैटर्न, पाम लीव्स और प्राचीन ग्रंथों को पढ़ता था जिन्हें दुनिया ने मिथक यानी सिर्फ कहानियां मानकर भुला दिया था। उसके बंकर में चारों तरफ नीली होलोग्राफिक स्क्रीन्स चल रही थीं, जिन पर संस्कृत के पुराने श्लोक और एडवांस्ड क्वांटम फिजिक्स के मैथमेटिकल इक्वेशंस एक साथ मिक्स हो रहे थे। लोग यूज पागल, सनकी और युग का सबसे बड़ा हार चुका इंसान मानते थे। लेकिन आर्यन को पता था कि वो पुराने ऋषिमुनि सिर्फ ध्यान नहीं लगाते थे, बल्कि उन्होंने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली टाइम को डिकोड कर लिया था। आर्यन पिछले 20 सालों से कलायंत्र के अस्तित्व को सिद्ध करने में लगा था। एक ऐसा यंत्र, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि इंसान की पूरी चेतना, कॉन्शियसनेस को समय के उस पार ले जा सकती थी, वहां जहां से समय की शुरुआत हुई थी। आज की रात कुछ अलग थी। बंकर के बाहर दुनिया में आग लगी थी, लेकिन बंकर के अंदर एक ऐसी शांति थी जो किसी आने वाले बहुत बड़े तूफान का इशारा थी। आर्यन की उंगलियां अचानक एक होलोग्राफिक स्क्रीन पार रुक गई। उसकी आंखें हैरत और खौफ से बड़ी हो गई। उसने आखिरी श्लोक डिकोड कर लिया था। ये कोई आम मंत्र नहीं था, ये ब्रह्मांड के अनंत आकार, समय के चक्र और सृष्टि के उस पहले बिंदु का एग्जैक्ट नक्शा था। जैसे ही उसने उन प्राचीन संस्कृत ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स को क्वांटम फ्रीक्वेंसीज में बदला और अपने सिस्टम में एंटर किया, एक ऐसी आवाज पैदा हुई जिसने बंकर की दीवारों को नहीं बल्कि उस कमरे के अंदर की हवा और समय को हिलाकर रख दिया। उस आवाज में कोई शोर नहीं था, बल्कि एक ऐसी अत्यंत शांति थी जो किसी के भी कानून के पर्दे फाड़ सकती थी। एक डी लगातार वाइब्रेटिंग ओम की ध्वनि उस मसनूई आर्टिफिशियल हवा में तैरने लगी। अचानक आर्यन ने देखा कि उसके ठीक सामने की हवा किसी शीशे की तरह चटकने लगी है। एक दरार पैदा हुई जिसमें से एक ऐसी सुनहरी रोशनी निकल रही थी जो इस कलयुग के अंधेरे ने कभी नहीं देखी थी। ये पोर्टल किसी और ग्रह का रास्ता नहीं था, बल्कि समय खुद एक नंदी की तरह उल्टा बहता हुआ दिख रहा था। आर्यन के दिल की धड़कन रुक सी गई। उसने जानता था कि इस दरार के उस पार जाना मौत भी हो सकती है।
या शायद अनंत काल तक समय के भंवर में फंस जाना भी हो सकता है। लेकिन उसने पीछे मुड़कर अपनी स्क्रीन पार मरते ह्यू लॉग ऑन के आंकड़े देखे। कलयुग का जहर हर तरफ फैल चुका था। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और बिना एक भी पाल गंवाए उस सुनहरी धड़कती हुई दरार में अपना कदम रख दिया। जैसे ही उसने उस पोर्टल को छुआ, ठीक उसी सेकंड कलयुग का पूरा समय वही जम गया। ऊपर शहर में गिरती हुई बारिश की बूंदें हवा में मोतियों की तरह लटक गई। ब्लास्ट होते ह्यू बैम की आंख पत्थर की तरह ठहर गई। आर्यन एक ऐसी टनल में गिर रहा था जहां उसके चारों तरफ करोड़ों तारों के बनने और टूटने के विजुअल्स लगातार फ्लैश हो रहे थे। ह्यूज अपने आसपास महाभारत के विशाल युद्ध के रथ, रामायण के दिव्य अस्त्र और उससे भी पुराने युगों के विशालकाय जीवन की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। ये समय का पिछला सफर था जो 4.3 मिलियन साल पीछे जा रहा था। म्यूजिक अपने सबसे हाई पिच पार था। अचानक एक विशाल सन्नाटा छा गया। टनल खत्म हुई और आर्यन एक झटके के साथ जमीन पर गिरा। उसकी आंखें बैंड थीं। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसने जो देखा वो किसी भी इंसान की कल्पना से पेयर था। वो आसमान जैन लगा लाल नहीं था, बल्कि एक ऐसा चमकता हुआ पवित्र नीला रंग था जो उसने कभी किसी हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन पर भी नहीं देखा था। वहाँ की हवा में इतनी शुद्धता, इतनी ऊर्जा और इतनी पवित्रता थी कि कलयुग के जहर के आदी हो चुके आर्यन के फेफड़े पहली सांस अंदर लेते ही आग की तरह जल उठे। उसने खसते हुए जमीन पर हाथ रखा। जमीन मिट्टी की थी, लेकिन उस मिट्टी में चमक रही थी एक ऐसी ऊर्जा जो जिंदा महसूस हो रही थी। वो सत्या युग में था। वो धरती का वो आदिकाल था जहां देवता और प्रकृति एक साथ सांस लेते थे, जहां मौत एक विकल्प चॉइस थी, मजबूरी नहीं। आर्यन धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसके सामने एक ऐसी दुनिया थी जिसका विशाल आकार देखकर उसके पैरों टेल जमीन खिसक गई। बेड़ पेड़ जो आसमां के बादलों को छू रहे थे और दूर एक पहाड़ पर चमकता हुआ एक विशाल सुनहरा नगर लेकिन आर्यन को ये नहीं पता था कि सत्या युग के इस पवित्र आंगन में उस कलयुगी इंसान की एंट्री को देखा जा चुका है। समय के अनंत रक्षक, जिनकी आंखें हजारों सालों से बैंड थीं, अब खुल चुकी थीं। एक अनजान आधुनिक इंसान ने इस शुद्ध युग में कदम रखकर सृष्टि के सबसे बड़े नियम को तोड़ दिया था। और अब द अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा का सच्चा युद्ध शुरू होने वाला था। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बदलेगी, बल्कि कलयुग और सत्या युग के बीच एक ऐसा पुल बनाएगी जो या तो पूरी सृष्टि को बचा लेगा या फिर पूरे ब्रह्मांड को अनंत अंधेरे में धकेल देगा। भोलेनाथ की तीसरी आंख का झपकी लेने का समय आ गया था। कहानी का ये तो बस एक आगाज था। आर्यन अभी उस सुनहरे नगर की विशालता को समझ ही रहा था कि अचानक हवा का रुख बदल गया। सत्या युग की वो शांति जो कुछ पाल पहले रुई की तरह मुलायम थी, अब एक भयानक दबाव में बदल गई। पेड़ों के पत्ते जो धीरे धीरे हिल रहे थे, एकदम स्थिर हो गए। आर्यन के रिस्ट पार बंधा कलायंत्र, वो आधुनिक डिवाइस जिसे उसने टाइम पोर्टल खोला था, अचानक लाल रोशनी के साथ बीपिंग करने लगा। उसकी स्क्रीन पर लिखा आ रहा था, फॉरेन एनर्जी डिटेक्टेड, थ्रेट लेवल कॉस्मिक। जमीन के अंदर से एक ऐसी ध्वनि आने लगी जैसे हजारों मंदिरों के घंटे एक साथ बज रहे हो, लेकिन उनकी आवाज कानून से नहीं, सीधे आर्यन के दिमाग के अंदर गूंज रही थी। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, पर वहाँ कोई इंसान या जानवर नहीं था। तभी आसमान के उस पवित्र नीले रंग के बीच एक सफेद रोशनी का गोला फाटा और वहाँ से 3 विशालकाय आकृतियां जमीन पर उतरीं। ये देवता नहीं थे और न ही कोई असुर। ये थे काल भैरव के अंश, समय के रक्षक। उनका आकार किसी पहाड़ जैसा था,
और उनका शरीर किसी मिट्टी या मांस का नहीं बल्कि चमकते हुए नक्षत्रों, कॉन्स्टलेशंस और प्योर एनर्जी का बना हुआ लग रहा था। उनके हाथों में जो अस्त्र था वो लोहे के नहीं बल्कि कालचक्र के बेंद, जिन्हें देखकर ही लगता था कि अगर वो चल गए तो शरीर नहीं सीधे आत्मा और अस्तित्व ही मिट जाएगा। उनमें से एक रक्षक ने अपनी आग जैसी आंखों से आर्यन को घूरा। उस एक नजर में ही आर्यन को अपने कलयुगी जीवन के सारे पाप, सारा दुख और सारी तबाही फ्लैश हो गई। रक्षक ने कोई शब्द नहीं कहा और आर्यन के दिमाग में एक गर्जती हुई आवाज आई, एक अशुद्ध आत्मा जिसका जन्म विनाश काल में हुआ है, उसने आदिकाल की इस पवित्र भूमि को अपवित्र किया है। तेरा अस्तित्व इस युग के नियम के खिलाफ है। तुझे अभी और इसी वक्त 0 में विलीन होना होगा। रक्षक ने अपना विशाल हाथ उठाया और उसके अस्त्र से एक ऐसी नीली ऊर्जा की किरण निकली जो किसी भी फिजिकल बॉडी को राख बनाने के लिए काफी थी। आर्यन की मौत सामने थी, उसके पास भगने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। आर्यन के हाथ में बंधा कलायंत्र, जो क्वांटम फिजिक्स और प्राचीन मंत्रों का मिश्रण था, उसने अपने आप सत्या युग की प्योर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। कलयुग की सबसे एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी और सत्या युग की शुद्ध कॉस्मिक एनर्जी का एक अजीब सा फ्यूजन हुआ और आर्यन के चरण तरफ एक मसनूई आर्टिफिशियल नीला एनर्जी शील्ड बन गया। रक्षक का प्रहार उस शील्ड से टकराया और एक भयानक विस्फोट हुआ जिसकी आवाज से आसमान तक हिल गया। धूल और रोशनी के उस गुब्बार के बीच आर्यन जिंदा बचा था, लेकिन उसका कलायंत्र बुरी तरह जल चुका था और उसकी चिप पिघलकर उसकी कलाई में धंस गई थी। अब वो हमेशा के लिए इस युग में फंस गया था। रक्षक भी हैरान थे, क्योंकि सत्या युग के इतिहास में आज तक किसी भी शक्ति ने उनके प्रहार को रोका नहीं था। उन्होंने फिर से अपने अस्त्र उठाए और इस बार तीनों रक्षक एक साथ प्रहार करने वेल्द। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और आखिरी सांस की तैयारी कर ली थी, पर तभी एक तीसरी शक्ति का प्रवेश हुआ। जमीन पर एक ऐसी आवाज गूंजी जिसमें समुंदर की गहराई और आसमान की ऊंचाई दोनों थी। रुक जाओ कालदूतो। आर्यन ने स्लोली आंखें खोली। उसके और उन विशाल रक्षकों के बीच एक व्यक्ति खड़ा था। वो रक्षकों जैसा विशालकाय तो नहीं था, पर उसके चेहरे पर एक ऐसी तेजस्वी चमक थी जिसके आगे सूरज की रोशनी भी फीकी लग रही थी। उसके हाथ में एक चमकता हुआ डैंड था और उसकी आंखों में अनंत काल का ज्ञान झलक रहा था। उस व्यक्ति ने रक्षकों की तरफ देखकर एक शांत पर अत्यंत प्रभावशाली आवाज में कहा, समय का नियम नहीं टूटा है, बल्कि समय ने खुद इस व्यक्ति को यहाँ बुलाया है। विधि का विधान बदल रहा है, क्योंकि जिसे तुम अशुद्ध कलयुगी समझ रहे हो वो अनंत काल का आखिरी योद्धा है। रक्षक उस तेजस्वी व्यक्ति को देखकर अपना मस्तक झुकते हैं और रोशनी में तब्दील होकर आसमां में वापस लौट जाते हैं। आर्यन, जो खौफ और हैरानी के मारे जमीन पर बैठा था, उस तेजस्वी रूप वाले ऋषि की तरफ देखता है। ऋषि उसके करीब आते हैं और कहते हैं, स्वागत है आर्यन, तेरा यहाँ आना तय था। लेकिन कलयुग की रख से आई तेरी ये बची कुची सांसें सत्या युग के उस आने वाले खतरे को कैसे रोकेंगी जिसके बारे में तेरे सुपर कंप्यूटर्स को भी कुछ नहीं पता। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इस प्राचीन आदिकाल के ऋषि को उसका नाम और सुपर कंप्यूटर्स के बारे में कैसे पता? ये सवाल उसके दिमाग में एक नए तूफान को जन्म देता है। द अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा का ये दूसरा पड़ाव उससे ये बता रहा था कि वो अकेला नहीं था जो समय को समझ रहा था, बल्कि समय उसके साथ एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा था और ये महायुद्ध का सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था।